पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से मुल्लर बो की नाक की फुरहुरी सह गई थी। आगे देखते हैं कि उनके नाक की फुरहुरी और क्या क्या करामात दिखाती है। माँ 5 बढ़ा कर गईं। जब सबने ऐसा कहा तो मुल्लर बो ने राहत की सांस ली। हालांकि आर्थिक समस्याएं अभी भी जस की तस थी। पंचम वेतन आयोग से पूर्व मास्टरों की तनख्वाह बहुत ही कम थी। 4 बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ी समस्या थी। सो एन केन प्रकारेण गाड़ी जीवन सफर में हिचकोले खाते आगे बढ़ती रही। मुल्लर कभी न थकने वाले योद्धा की तरह डटे रहे। मुल्लर बो पति प्यारी टोले की बुजुर्ग औरतों की आंख की किरकिरी कारण टोले की हर औरत अपने मर्द से वैसी ही फुरहुरी की मांग करती थी। वह अतीत की अटारी पर चढ़ी जीवन इतिहास का संदूक खोल स्मृतियों की थाती सहेज ही रही थी कि द्वार पर 4 चक्का का हॉर्न बजने लगा। पों पों की तेज आवाज कान में पड़ी तो मुल्लर वो आंख मीचते उठ बैठी। रात भर रोते पिछले किवाड़ खोले बैठी रही। भोर में थोड़ी सी आंख लगी थी कि पों पों शुरू हो गई। अपनी लाठी पकड़कर कोठरी से बाहर निकली। सूरज चढ़ आया था। इन दिनों बहुएं सोए रहने पर जगाती नहीं थी। ज्यादा देर होने पर कर्कश आवाज में छोटी बहू जरूर ये छोड़ती कि देखिए भाई कहीं वियोग में विदाई तो नहीं हो गई। और बेशर्म हंसी हंसती। आंगन खाली था। वह धीरे धीरे बाहरी अंगना की ओर चली। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था जबकि द्वार पर पूरा टोला जुटा हुआ था। वह चौखट थाम कर खड़ी हो गई। लोग तमाशबीन गाड़ी में से लटके मुल्लर को निकाल रहे थे। 4 लोग मिलकर बरामदे की चौकी पर लिटाकर किनारे खड़े हो गए। पूरे 1 महीने बाद घर लौटे थे। बड़ा लड़का धीमी आवाज में बगल के चाचा को बता रहा था कि ऑपरेशन सफल नहीं हुआ है। अचानक से बाऊ को शुगर, ब्लड प्रेशर सब बीमारी निकल आई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है जितने दिन जाए पीठ भर भी सोए सोए घाव हो रहा है। स्थिति बहुत खराब है। बेचारी मुल्लर बो को खड़े खड़े काट मार गया। वह वहीं जड़ सी खड़ी सब देख सुन रही थी। सामने जिंदा लाश की तरह 6 फुट्टा पहलवान सा पति पड़ा था, नीम बेहोशी में। हाथ से लाठी छूट गई, गिरते गिरते बची थी। मझले बेटे ने लपक कर पकड़ लिया। पकड़कर पायता ने पिता को लाकर बिठा दिया। महीने भर में शरीर गलकर चारपाई में सट गया था। वह दहाड़े मार कर रोने लगी। एक बार फिर बहुओं ने मुंह चमकाया। पोतियां दादी को चुप कराते खुद रोने लगी। लड़के और पोते भी आंसू पोंछते वहां से हट गए। कुछ देर लोग हाल चाल लेते रहे और धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए। जब रोकर थक गई मुल्लर बो तो उठकर गमछा भिगा पति का मुंह पोंछने लगी। आंखें कीचड़ से सनी हुई थी। वह ठुड्डी पकड़ कर हिलाती। वह संध्या शून्य से पड़े हुए थे। दोनों की इस दशा को देखकर शायद ही कोई वहां से बिना रोए गया होगा। वह 3-4 घंटे यही क्रिया दोहराती रही। मंझले ने बड़े भाई से पूछा, आखिर बाऊ की शुगर की बीमारी पहले क्यों नहीं पता चली, या वह जानकर छुपाते रहे? छोटे ने सिर पर हाथ रखकर कहा, जानकर छुपाते रहे भैया। कभी किसी को अपने साथ डॉक्टरी ले जाते थे बीमार पड़ने पर, मजाल जो कोई उनकी पर्ची देख ले। बड़े ने लंबी सांस छोड़कर कहा, मिठा खाने के शौकीन रहे। माई जानकर हाथ न लगाने देती, इसलिए कभी किसी को बताया नहीं। कहकर भीतर चला गया। उल्टे पांव एक दवाओं से भरी पॉलीथीन लेकर बाहर आया। उसका मन बचपन से पढ़ाई में नहीं लगा। किसी तरह इंटर पास कर सका और शादी के बाद खटाल खोलकर दूध का व्यवसाय करने लगा। आमदनी ठीक थी। अब अंग्रेजी आती नहीं थी, सो मझले सबसे पढ़े लिखे को थमा कर कहा, देखो जरा इसमें शुगर की दवा है क्या? उसने पोटली खोल कर देखा और उदास होकर कहा, है। सब थोड़ी देर चुप रहे। बाऊ ने धोखा दिया। छोटे ने कहा, अभी 75 भी तो पूरा नहीं हुआ। 7वें वेतन की बढ़ोतरी लगते पेंशन दूनी हो जाती। उसे हमेशा पैसे की ही पड़ी रहती। कारण 2 बेटियां थी उसके पास। ये किसी तरह खींच खांच कर प्राइमरी के मास्टर हो गए थे, पर घर में बेटियों का रोना लेकर एक ढेला तक नहीं देते थे। घर का राशन खर्च पूरी तरह पिता के पेंशन पर टिका था। यही घर की शांति का आधार भी था। वैसे इस परिवार में पैसे की किल्लत नहीं थी, पर सबको मझले की कमाई अखरती थी। वह शुरू से मेहनती था।
जितनी सुविधा सबको मिली उतनी ही उसे भी मिली। उसी में डट के पढ़ता रहा। गांव से 8वीं पास कर ब्लॉक के 75 इंटर कॉलेज मरदह और फिर पीजी कॉलेज गाजीपुर से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शोध कर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में अध्यापक हो गया। घर की डूबती नैया का यही हर दम खेवनहार रहा था। वह दिल दिमाग दोनों से बड़ा था। शादी भी उच्च शिक्षित लड़की से बिना दहेज की कर भावाओं की आंख की किरकिरी बन चुका था। कारण देवरानी सभ्य और सुसंस्कृत थी, गलत का खुलकर विरोध करती। ये बागी तेवर सबको खटकता, पर सब पद और पैसा भारी था। मुल्लर इस मामले में खासे उदार रहे। जानते थे पत्नी मन की हो तो जीवन खुशहाल रहता है। लड़कों की शादी में उनकी पसंद का पूरा ख्याल रखा। अब जो मुल्लर की मौत दरवाजे पर खड़ी थी, घर में सबको अपने आने वाले विखंडन साफ दिखाई दे रहे थे। लड़के क्रियाकर्म में जोड़ गणित में उलझे थे। छोटी बहू आकर ससुर को देखकर जा चुकी थी। बच्चों के स्कूल चल रहे थे, पर पिता की मृत्यु निकट देख मजले ने तत्काल टिकट करा वापस बुला लिया था। बड़ी छोटी बंटवारे के पहले जो जहां से दबा सकती थी दबाने लगी। बूढ़ी औरत अन्न पानी छोड़े पति की चारपाई पर बैठी सारे देवता पितर दोहराती कि कोई चमत्कार हो जाए। मजली बहू की निगाह सास के बक्से पर जमी थी। सोचती कि जैसे बुढ़िया के गले में लटकी चाबी मिल जाती तो सारा माल काढ़ कर ठिकाने लगा देती, पर हिम्मत ना थी कि चाबी सोए में भी निकाल ले। चाबी को लेकर सास कुत्ते सी चौकन्नी रहती। मुल्लर बो के जीवन में एक बार फिर से मृत्यु गंध पसरा था। पति आज बिहान के मेहमान रह गए थे। जानती थी कि मजली बहू की हाथ लपाकी पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका था। घर के आगे की पक्की 4 कमरों की बखरी में इन दिनों सब सिमटे थे। पीछे का कच्चा 2 घर गिर चुका था इस बरसात में। अचानक मुल्लर की सांस उखड़ने लगी तो पंडित ने गोदान करा भागवत पुराण बाजना शुरू कर दिया। अजब रिवाज है मृत्यु का हमारे यहाँ, इस तरह उत्सव में बदल दिया जाता है। कहते हुए मजली बहू अपनी नाराजगी जता रही थी। मुल्लर बो ने बेटे बहुओं को अपनी पुरानी कोठरी में बुलाया। माँ का दिया बक्सा खोलकर पहले तो अपने गहने और पति के बैंक पासबुक और जमा पूंजी का हिसाब सबके सामने रखा। फिर अपने वर्षों की जतन से बटोरी चोरी का निकाली। छोटी पर उन्हें खूब विश्वास था। पैसे गिनने को उसे सौंपा। वह जितने रुमाल की गठरी खोलती उतना हंसती। वाह माँ जी, आपने तो पूरी तिजोरी सहेज रखी है। जोड़ जाड़ कर कुल 40,000 रुपए हुए। बड़े ने पूछा कि इसका करना क्या है माई। मुंह में आंचल ठूस कर रोते हुए उसने कहा। अपने बाऊ की आगे वह बोल न सकी। सब भावुक हो गए। पति का कागज पत्तर कायदे से बड़े बेटे को सौंप दिया। वह पकड़ते मुंह खोल रो पड़ा। एकदम से सब उसके कंधे पर आ पड़ा था। अंत में काट के छोटे से बक्से को खोला। ब्याह के कुछ अपने गहने, कुछ सास की निशानी तीनों बहुओं में बराबर बराबर बांट दिया। अब तक मौन साधे सब देखती बड़ी बहू ने सास को टोका। अरे हई जवन दिन रात छवले रहेली पोताइन, इनको भी कुछ नहीं देंगी माई। बूढ़ा ने कान के तोर, गले की हसली, हाथ के कड़े और पैर के पहने छड़े का भी बंटवारा कर दिया, इस चेतावनी के साथ कि ये गहने उनके मरने के बाद ही तन से उतरेंगे। बूढ़ों नहीं चाहते थे कि कभी भी उसका कोई अंग उघार रहे और जीते जी कभी किसी विपदा में तन से जेवर नहीं उतरने दिए। मजली को छोड़ सब उसके इस फैसले से खुश थे। छोटे ने राहत की सांस ली कि पिता की अंत्योष्टि भर के पैसे घर से ही निकल आए। जानता था कि कोई एक ढेला नहीं निकालता उसके सिवा। मजली अंदर ही अंदर सुलग रही थी और कुतर्क लेकर बैठी थी कि उसकी बेटियों संग बूढ़ी ने बेईमानी की है। उसकी 2 बेटियां हैं, सो उसे ज़्यादा गहने मिलने चाहिए थे। अंदर उसका पैर पटकना चल रहा था कि द्वार पर से संवेद स्त्रियों के रुदन की आवाज़ गूंजी। मजली और उसकी बेटियों को सब छोड़कर द्वार पे थे। गोधुली की बेला, कार्तिक का महीना होने से अंधेरा पसरने लगा था। दिन छोटे हो रहे थे और रात बड़ी। मुल्लर दोनों बेला की संधि पर संसार से रुखसत हुए। मुल्लर वो पैर पकड़कर बैठ गई। अरे काहे छोड़ी के तू गईला हो रामा, अरे अब कैसे जियब हो रामा, मोरे रमऊ हो नाही जनली की छोड़ी जईबा हो रामा।
एक मर्म भेदी रुदन अलाप के साथ पूरे टोले को हिला रहा था। हम उम्र औरतें जो जीवन भर उन दोनों के प्रेम देख कुढ़ती रहीं, आज छाती पीट पीट कर रोते कह रही थीं कि हट्टे कट्टे मुल्लर को किसकी नज़र लग गई जो ये हाल हुआ। इस उम्र तक घर के सारे काम मुस्तैदी से अभी 1 महीने पहले तक संभालते थे वो। खुद कतरी गुदरी में जीवन बिता दिया, लेकिन बीवी बच्चों को भरसक कोई भी कमी नहीं होने दी। हर दिल अजीज मुल्लर द्वार पर मृत पड़े थे और प्राण प्रिय पत्नी पैरों में पछाड़े खा खा गिर रही थी। औरतों ने बहुत मुश्किल से उन्हें वहां से हटाया। शाम हो रही थी। लड़कों ने सबसे राय मशवरा किया कि इस बेला क्या करें। खानदान के एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि गाजीपुर गंगा पास में है और लाश घवाई है। सबेर करने पर एक तरफ तुम्हारी माँ को संभालना मुश्किल होगा और दूसरी ओर लाश भी खराब होने लगेगी। अच्छा यही होगा कि इसी वक्त इसे उठा दे। पूरा परिवार बटुर ही गया है। सबने हामी भरी। जवान लड़के कफन टिक्की की व्यवस्था में लग गए। नाऊ बाभन बुला लिए गए। बड़े लड़के ने बाल बनवाकर दाढ़ी वस्त्र पहन लिया। सबसे दुखद रहा मुल्लर बो का सिन्होरा लाना। वह पागलों की तरह छाती धुन रही थी। परिवार की एक बेवा औरत ने ठंडा तेल ले धीरे धीरे रो रो कर माथे का सिंदूर छुड़ाया। लाल चूड़ियां निकाली और कुछ औरतों संग पकड़कर अंतिम बार पैर चुलाने को ले गई। वह चित्कार उठी, अरे भोला, हमऊ के बाऊ संग फूकी देता हो लाला। टिक्की पकड़कर लेट गई। छोटी बहुत देर तक सब देख रही थी और सह रही थी। अंत में जब सहा न गया, घर में से निकली और औरतों को ठेल कर सास को दोनों बाहों में भर लिया। माँ हमारी तरफ देखिए, काहे हमें अनाथ बनाना चाहती हैं। वह उन्हें समझा कर अलग की तो झट लड़कों ने लाश उठाया। राम नाम सत्य है कि मध्यम स्वर में घोष के साथ लोग आगे बढ़े। औरतें अंतिम विदाई के लिए साथ चली। लाई बताशे छींटते औरतें गांव के बाहर तक गईं। वहां से लाश ट्रैक्टर पर लाद कर लोग गाजीपुर रवाना हो गए। छोटी बहू की 8 साल की बेटी ने माँ से पूछा, लोग लाई बताशे जमीन पर क्यों फेंक रहे हैं मम्मी? उसने समझाते हुए कहा कि सब ढोंग है बेटा। उसने दोबारा कहा, अन्न की बर्बादी पाप होती है न मम्मी। उसने हूँ कहकर बात टाल दी और बेटी को चुप रहने को कहा। औरतें घर लौटकर नहाने धोने में लग गईं। छोटी को घर की एक बुजुर्ग औरत ने चिताया कि दुल्हन तुम दूर रहो सास से। अगले 13 दिन अहिबाती औरतें दूर रहें तो अच्छा है। इनका सब काम नाउन और बेवा औरतें ही कराएंगी। वह बेफर पड़ी, हद करती हैं आप लोग भी। माँ है हमारी, हम क्यों दूर रहें इनसे? मैं नहीं मानती ये सब ढकोसले। बड़ी ने हाथ पकड़कर छोटी को कोठरी में लेकर बिठाकर समझाया, अब जो रीत रिवाज है चुन्ना बो होने दो, काहे किताबी ज्ञान झाड़ रही हो? यही हमारे देश का नियम धर्म है। हाथ जोड़कर आगे कहा, तुम तो सबसे लड़ झगड़ कर दिल्ली जा बैठोगी, आगे झेलना हमको पड़ेगा। इसलिए कारज में अड़ंगा मत लगाओ। न देखा जाए तो कोठरी में खिड़की लगाकर बैठ जाओ, पर बाधा मत डालो। वह गिड़गिड़ा रही थी। छोटी जानती थी कि ज़्यादा विरोध करने पर घर में अलग महाभारत छिड़ जाएगा, इसलिए रो धोकर फिलहाल चुप रहना ही उचित समझा। एक कमरे में सास खानदान की बेवा औरतों संग खाट पर बेसुध पड़ी थी। छोटी ने जाकर सिर में तेल रखा। सास ने अर्ध चेतना में हाथ थाम लिया। सब अपने हैं दुल्हन, तुम सबकी बात मान लो। और हिचकने लगी। छोटी रोते हुए आकर बच्चों के पास लेट गई और आंखों से नींद उड़ चुकी थी। सारे 7 श्रृंगार बेमानी लगने लगे एकदम से उसे। सोच में थी कि कैसी दुनिया है औरतों के लिए कि पति के मरने से उसके सारे श्रृंगार छीन लिए जाते हैं। गले में एक साथ ढेर सारे कांटे चुभने लगे थे। वह अंदर ही अंदर उफन रही थी। जी में आता था कि सबको 2 थप्पड़ मारकर इस मानवीय कृत्यों को रोक ले, पर सामने जिठानियों की अग्निबाण तैयार खड़े थे कि तुम तो नाश करके निकलोगी और आगे झेलना हमें पड़ेगा। रात्रि का अंतिम पहर था। बाहर ट्रैक्टर की आवाज़ सुन औरतें उठ बैठी। मर्द लौट आए थे। बड़ी ने सबको लोहा पत्थर और आग छुलाकर काली मिर्च दी। आस पड़ोस के मर्द अपने घरों को लौट गए और यहाँ तीनों भाई द्वार पर निखरी खटिया पर पड़े रहे। थोड़ी ही देर में चिड़िया बोलने लगी। बच्चे सो गए थे। सब रो रो कर थक गए थे। बाबा ने जीते जी बहुत दुला दिया था।
पोतियां तो सिर चढ़ रही थी जीवन भर। भोला की बेटी बाबा की सह पाकर प्राइमरी में टीचर बन गई थी और साथ काम करने वाले सजातीय लड़के से अपनी मर्जी से शादी करके बहुत सुखी थी। मुन्ना को बच्चे शादी के 10 साल बाद हुए, वरना उसकी भी दोनों बेटियां अब तक ब्याह चुकी होती। दोनों शहर पढ़ने जाती थीं। छोटे की बात ही कुछ और थी। मुल्लर ने परिवार को करीने से सहेजा था, पर मझली बहू के कर्कश और स्वाति व्यवहार से इधर के सालों में बहुत कुछ अंदर से बिखर रहा था। तीनों भाइयों के एक एक लड़के थे, सब पढ़ने में अच्छे। मुल्लर ने शिक्षा पर घर में हमेशा जोर दिया था। पैसा तो बहुत नहीं जोड़ पाए, पर परिवार को शिक्षा की रोशनी ज़रूर दिखा गए। अहिरौटी में सबसे पढ़ा लिखा परिवार था उनका। बाकी का सारा पुरवा प्राइमरी जूनियर के बाद दूध के व्यापार में लगा हुआ था, गाजीपुर में खोए की बड़ी मंडी होने के कारण। सब उनको याद करते दुखी पटाए पड़े थे कि नाऊ ने आवाज दी, भोला भैया घंट सकेराहे बंधवाए पंडित जी से, नहीं तो दूध के भात में देरी होगी। भोला उठकर तैयारी में लग गए। बिना दूध भात हुए चूल्हे में आग नहीं जलती और छोटे बच्चे रात से ही भूखे पड़े थे। सोचकर भोला जल्दी घंट की क्रिया पूरी करने पंडित नाऊ संग गांव के बाहर पीपल के पेड़ की ओर निकल गए। कोई घंटे भर बाद लौटे और भाई दयादों ने मिलकर भात, बिना हल्दी की दाल और मूली की चटनी तैयार की। पहले मर्दों की पंगत बैठी, सबने चरुए से दूध गिरा भोजन किया। मर्दों के बाद औरतें बैठी। एक बार फिर रोना शुरू हुआ। किसी तरह औरतों ने मुल्लर बो को पकड़कर रस्म पूरा कराया और 2-4 कौर खाकर उठ गईं। अगले दिन से घाट नहाने की रस्म शुरू हुई। औरतें इनार की जगत पर लाइन से बैठ जाती और नाउन एक एक बाल्टी पानी गिराते चली जाती। छोटी चिढ़ जाती कि यह कौन सा ढोंग है कि आदमी ढंग से नहा तक नहीं सकता। किसी तरह 9 दिन बीते और 10वें दिन घाट नहाना का दिन भी आ गया। आज से घाट नहाने से औरतों को मुक्ति मिलनी थी। मर्द जब घाट नहाने निकल गए, नाउन ने घर की बड़ी औरतों से कहा कि बूढ़ा का गहना गुड़िया नहाने से पहले निकाल दीजिए। आप लोग नहाने के बाद मायके से आए साड़ी, कपड़ा और जो बन पड़े नए गहने पहना दीजिएगा। वह हल्ला मचाए थी कि सब जल्दी निपटाना है। गांव में 2 घरों में बच्चे होने से नहना भी उसे ही कराना था। जब देखा कि कोई मुल्लर बो को छू नहीं रहा है तो खुद उनके पास जाकर बोली, हे भोला की माई, आंगन में चलिए, देरी हो रहा है, मर्द आ गए तो अशुभ होगा। तब तक बड़ी बहू भी आकर सास के सिर पर सवार हो गई थी। गहने उतरने की बात सुनकर मझली सब काम छोड़कर भागी आई कि कहीं उसे कुछ कम न मिल जाए। बूढ़ा को पकड़कर आंगन में लाया गया। अब तहीने भाई भय के कारण कतारी छिप गई। 2 बूढ़ी बेवा औरतों संग नाउन गहने उतारने लगी। वर्षों से गले में पड़ी हंसली निकालते नाउन ने हंसकर कहा, सुच्चा चानी है, तनिको घिसा नहीं है। हाथ से तौल कर कहा, आधा किलो से कम ना होगा। हाथ में कड़ा जम गया था, बेहद मजबूत। बड़ी मशक्कत के बाद निकला और निकालने में कई खरोच हाथ में उभर आए। मुल्लर बो सुन्न बैठी थी। जीते जी जिस आदमी ने एक खरोंच न आने दिया, आज उसी के नाम पर अपने खरोच रहे थे। छोटी ने खिड़की से देखा तो बिफर उठी। क्या कर रही हैं चाची जी आप लोग? नहीं निकल रहा है तो रहने दीजिए ना, कोई आफत नहीं आ जाएगा, सब ढोंग है। सास की सूनी कलाइयों पर उभरे नाखून के रक्त रंजित निशान देखकर वो रोने लगी। नाउन को कस कर डांटा, चुपचाप नहलाइए। नाउन भी कम न थी। हे भाई, ए देखिए तनी तमाशा। हे भोला बो, जो कुछ अनर्थ होगा उसका दोष हमको मत देना। देखो अपनी देवरान को। भोला बो दंदनाती आई और छोटी को खींच कर ले जाकर सामने की कोठरी में बंद कर दिया। पोतियां पहले से उस कोठरी में कैद थीं। जब हल्ला सुना तो खिड़की खोल कर देखने लगी। बड़ी और मझली भी नाउन संग जल्दी मचाने लगी थी। कान का बुन्ना और पैर का छड़ा तो निकल गया, पर नाक की फुरहुरी खुल नहीं रही थी। सब जोर आजमाइश करके थक गए थे। इधर द्वार पर मर्दों के वापस लौटने की आवाज सुनाई देने लगी तो नाउन चिल्लाने लगी, तोहरी घरे तो अलगे नाटक हो रहेला भोला बो। नाक की फुरहुरी में डोरा डालकर खींचा गया, पर वह टस से मस नहीं हुआ। सब जतन करके जब हार गईं तो मछली ने कहा, कैंची से काट देते हैं। सबने हामी भरी। मछली कैंची लेकर आई और जैसे नाक पर लगाया, मुल्लर बो ने हाथ पकड़ लिया। नाउन ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, ए बूढ़ा, अब तू नाटक मत करा। बूढ़ा का हाथ 2 औरतों ने पकड़ लिया।
मुल्लर वो चिल्लाई। छोटी ने खिड़की से दरवाजा देखा तो दरवाज़ा पीटने लगी। अरे रहम करिए आप लोग। पोतियाँ भी इस दृश्य को देखकर विचलित हो उठी थी। घर में कोहराम मच गया। बाहर का दरवाज़ा बंद था। मर्द भी दरवाज़ा खुलवाने लगे। नाउन ने कहा, ए मुन्ना बो, जल्दी करा। उसने झट से कैंची लगाकर जोर से दबाया। फुरहरी कट कर टन से कहीं जा गिरी। जल्दबाजी में कैंची की नोक नाक में जा धसी। नाक लहूलुहान। बड़ी और मझली पागलों की तरह आंगन में फुरहरी खोजने लगी। एक बार फिर वह आंगन में समा गई। दरवाजा पीटते स्त्री पुरुषों ने लात के प्रहार से एक झटके से सभ्यता के सारे दरवाजे खुल गए। छोटी बहू संग पोतियां आकर दादी से लिपट गईं। लड़के रुई दवा लेने भागे थे। वर्षों से इस कठोर कृत्य को अंजाम देते देते निर्मम हो चुकी नाउन धीरे से खिसक ली। बाकी जड़ औरतें पत्थर की बूंद की तरह हतप्रभ मौन जहां की तहां खड़ी थीं। छोटी ने पागलों की तरह पिता के दिए सारे जेवर सास को पहनाकर आंगन में घोषणा की, खबरदार, जीते जी माँ के शरीर से कोई भी एक जेवर नहीं उतारेगा। वह पूरे आवेश में थी। छोटी पोती की नज़र अचानक से आंगन में पड़े पत्थर की पाटी के नीचे चमकती फुरहुरी पर पड़ी। वह झट से उठाकर दादी की हथेलियों पर रख खुश होने लगी। अपार वेदना में मुल्लर वो पति की सबसे प्रिय निशानी पा सजल आंखों से मुस्कुरा उठी।